इंद्रियों में लगातार तनाव देना ही क्या गैस्ट्रिक रोग है? कह सकते हो, लेकिन बिल्कुल ऐसा है ये भी नहीं कह सकते। तनाव मन से दिया जा रहा है, तो मन किसी भी विषय में बहुत उलझा हुआ होता है और उस उलझे हुए मन की स्थिति से इतनी खींच पैदा होती है कि वो आपकी इंद्रियों पे निकलता है। तो यदि बहुत खींचा हुआ है और मान लो कर्म इंद्रिय में आपकी गुदा द्वार को उसने स्क्वीज कर दिया, मैक्सिमम लोगों को ऐसा होता है। गुदा द्वार को यदि उसने स्क्वीज किए रखा और वर्षों तक स्क्वीज किए रखा तो क्या होगा? गैस्ट्रिक नहीं होगी तो क्या होगा? कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा तो क्या होगा? पाइल्स नहीं होगी तो क्या होगा? भगंदर या जो भी चुकंदर भगंदर जो भी होगा तो होगा ही ना। कहने का मूल अर्थ है कि ये सब बिना हुए तो मान ही नहीं सकते आप, ये उसको बुलावा दे रहे हो। किंतु समस्या ये है कि आपको मालूम ही नहीं कि आप खींची हुई हो। आप यहाँ इस मस्तिष्क में मानसिक रूप से तनाव और खिंचाव में इतने व्यस्त हो कि आपको ये मालूम नहीं है कि आपने अपने गुदा द्वार को, रेक्टम को, एनस को, उस मार्ग को आपने सिकोड़ करके बंद कर दिया। वो है तो द्वार, ऐसा द्वार जो टॉक्सिन्स को बाहर, मेजर टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। अब उस मेजर टॉक्सिन्स के द्वार को ही आप बंद कर दोगे तो क्या ही होगा? गैस नहीं होगी तो क्या होगा? अब अगर वो रेक्टम एनस को आप खींचे पड़े हुए हो तो उस खिंचाव से आपके मस्तिष्क की क्या हालत होगी? वहां क्या तमाशा मच रहा होगा? तो मेरा कहने का मूल अर्थ है कि हम पहले ये समझें कि हमने खिंचाव दिया। तो गैस्ट्रिक रोग में तो पहले यही समझाना बहुत टफ है कि आपने भाई एब्डोमेन के हिस्सों में, रेक्टम और एनस में आपने खींचा हो, उसको ढीला करो। अरे उसको ढीला कर दोगे तो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। तो ये कहना कि गैस्ट्रिक रोग इंद्रियों पर, ये कहना कि इंद्रियों पर लगातार तनाव देना ही गैस्ट्रिक रोग है, ठीक भी है। आप इंद्रिय तो है वो गुदा द्वार, कर्मेंद्रिय का एक मूल हिस्सा है। लगातार आप खिंचाव दिए पड़े, इवन कि और कर्मेंद्रियों में भी लगातार खिंचाव देने से प्रॉब्लम हो जाएगी, चाहे वो कर्मेंद्रिय हो चाहे ज्ञानेंद्रिय में भी। तो हम क्यों ना गैस्ट्रिक रोग को नियंत्रित करने के लिए एक अच्छी तरह से व्यापक रूप में समझ पैदा करें, अंडरस्टैंडिंग पैदा करें और उसका अभ्यास करें, जिसमें ऐसे अभ्यास में स्पिरिचुअलिटी भी बढ़े, बुद्धि भी विकसित हो। बुद्धि के विकसित होने के साथ साथ हमारा देह, हमारी कर्मेंद्रियां, हमारी ज्ञानेंद्रियां भी स्वस्थ। अरे ऐसा ज्ञान, ऐसा अभ्यास जिसमें ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां रोगी हों, तो वो क्या शारीरिक स्वास्थ्य देंगी और क्या वो मानसिक स्वास्थ्य देंगी? स्वास्थ्य इसमें तो आप कह ही नहीं सकते कि फिर आध्यात्मिक स्वास्थ्य कैसे होगा, स्पिरिचुअल हेल्थ कैसे मिलेगी? यदि आपको स्पिरिचुअल हेल्थ मिल रही है तो 100% ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियों को स्वस्थ होना पड़ेगा। यदि आपने, ये जरूर है कि भाई योगी लोग रिसर्च ओरिएंटेड होते हैं, सेल्फ पे ही रिसर्च करनी है।
अपनी देह पर ही रिसर्च करनी है, तो इधर उधर होने की संभावनाएं रहती हैं। हम उसमें ये मान लें कि भाई एक्सपेरिमेंट मेरा ये सफल नहीं रहा है, इसमें ये साइड इफेक्ट्स आए, पर ये नहीं कह सकते कि ये पूर्व जन्म का है, क्योंकि इस जन्म में मेरे कर्म, मेरी क्रिया प्रतिक्रिया का इफेक्ट इस शरीर पर आया। ये जरूर है कि कुछ बाय बर्थ चीज लेकर के आए, पर इस जन्म में तो हैंडल कर सकते हैं ना उसे। भाई शरीर तो अभी वर्तमान में मिली है, तो इस शरीर को हैंडल करने के लिए हम कामयाब हो सकते हैं। जो मन के द्वारा जो शरीर में बीमारियां पैदा हो रही हैं, उसको तो नियंत्रित कर ही सकते हैं। यदि बाई बर्थ कोई हड्डी टेढ़ी ही है तो उसको तो सीधा नहीं कर सकते, पर यदि मन के द्वारा जो बीमारी पैदा हुआ उसको यदि हम कह रहे हैं कि ये पूर्व जन्म से आया है, तो इसको ठीक नहीं कर सकते। तो ये हमारी बेवकूफ़ी है, हम गलत बोल रहे हैं, या हम जानबूझ के गलत बोल रहे हैं, या अज्ञानतावश बोल रहे हैं।